हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं फिज़िक्स का टॉपिक ग्रेविटेशन। उसके बेस पे अभी मैं 2 पार्ट्स मैंने किए हैं जिसमें बहुत सारे एमसीक्यूज न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। आप प्लीज़ उनको भी देख लीजिए और हम अब चलिए आगे उसको आगे कंटिन्यू करते हुए देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस ग्रेविटेशनल के बेसिस पे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, दैट द न्यूटन्स यूनिवर्स लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन अप्लाइज टू। कहाँ अप्लाई किया जाता है? स्मॉल बॉडीज ओनली, प्लैनेट्स ओनली, बोथ स्मॉल एंड द बिग बॉडीज, या डी है ओनली वैलिड फॉर द सोलर सिस्टम। ये तो बहुत ही इजी है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? सी, दैट इज बोथ स्मॉल एंड द बिग बॉडीज। ये सबके लिए यूज होता है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर अ पार्टिकल, सी, फॉर अ पार्टिकल इनसाइड अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पार्टिकल इज। आपके पास कोई पार्टिकल है जो कि कहाँ पड़ा है? यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल के अंदर पड़ा है, तब उसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स कितनी होगी? इनफाइनाइट होगी, ज़ीरो होगी, या माइनस GM1 M2 अपॉन आर स्क्वायर होगी, या फिर GM1 M2 अपॉन आर स्क्वायर होगी। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, यहाँ पे क्या यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल है। यूनिफॉर्म मतलब उस पार्टिकल के ऊपर हर डायरेक्शन से फोर्स लग रही है, और जितनी फोर्स लग रही है वो क्या? यूनिफॉर्म है। तो वो वाली फोर्सेस क्या होंगी? आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगी? कैंसिल कर देंगी। यानी कि एक यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल के अंदर जब पार्टिकल पड़ा होगा, उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही होंगी वो फोर्सेस आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। और जब फोर्सेस आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड टोटल पार्टिकल पर क्या बचेगी? दैट इज ज़ीरो। तो आपके पास आंसर आता है ज़ीरो की। अगर यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल के अंदर कोई पार्टिकल पड़ा है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होती है? ज़ीरो होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद। कैसे वेरी करती है? हाइट के साथ, हाइट अबव द अर्थ सरफेस, डेप्थ के साथ, डेप्थ बिलो द ग्राउंड, रेडियस ऑफ द प्लैनेट के साथ, या फिर नन ऑफ दीज। बहुत इजी है। देखिए सिंपल सी बात है, जो हमारे पास जी है वो क्या है हमारे पास? वो हमारे पास एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। क्या है ये? हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट है। और जब ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट ही रहेगा। सिचुएशन कुछ भी हो, हाइट, डेप्थ, रेडियस कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी की जितनी वैल्यू है वो उतनी ही रहेगी। यानी कि आपके पास आंसर आएगा दैट इज़ नन ऑफ दीज। किसी का भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो जी है वो क्या है? कांस्टेंट वैल्यू, यूनिवर्सल वैल्यू है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अट्रैक्शन इज लीस्ट, बहुत कम होगी। किसके ऊपर सबसे कम है? इक्वेटर के ऊपर, पोल के ऊपर, एट अ पॉइंट इन बिटवीन इक्वेटर एंड पोल, वेट, एट अ पॉइंट इन बिटवीन इक्वेटर एंड एनी पोल, और डी है नन ऑफ दिस। आपको बताना है कि इन चारों में से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मिनिमम कहाँ पे होगी। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। बहुत इजी है, सिंपल फार्मूला ये आपने उठाना है, उसमें आप देखेंगे। अब आपके पास ग्रेविटेशन फोर्स का फार्मूला इज इक्वल टू क्या हुआ? दैट इज इक्वल टू GM अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जो F है वो R के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आ रहा है R स्क्वायर के। ठीक है ना, तो यानी कि जहाँ पे आपका जो R वो मिनिमम होगा वहाँ पे F मैक्सिमम होगा, जहाँ पे R मैक्सिमम होगा वहाँ पे F हमारे पास मिनिमम होगा। ठीक है ना, तब इन्होंने हमें क्या पूछा है? लीस्ट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, यानी कि F मिनिमम होना चाहिए। तो F मिनिमम होने के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास R मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है ना, F हमें क्या चाहिए? लीस्ट चाहिए, मिनिमम चाहिए। तो हमारे पास आर क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। अब आर मैक्सिमम कहाँ पे होगा? इक्वेटर के ऊपर कि पोल्स के ऊपर? जो रेडियस है अर्थ की वो मैक्सिमम कहाँ पे होगी? इक्वेटर के ऊपर होती है, पोल्स के ऊपर होती है। सबको पता होगा वो कहाँ होती है? वो इक्वेटर के ऊपर होती है।
इक्वेटर पे क्या होता है, जो अर्थ है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो जब इक्वेटर के ऊपर जो रेडियस है अर्थ की, वो जब मैक्सिमम होगी तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो क्या होगी, मिनिमम होगी। यानी कि आपका करेक्ट आंसर ए है, इक्वेटर के ऊपर। ठीक है, आई थिंक आप सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, this is the next question, that is two spheres of the masses m and the m are situated in air and the gravitational force between them is F. The space around the masses is now filled with a liquid of specific gravity 3. The gravitational force will now be. इन्होंने क्या किया कि दो आपके पास कोई मासेस हैं, एक स्मॉल एम है, एक आपके पास कैपिटल एम है, जो कि किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर पड़ा हुआ है और उनके ऊपर फोर्स लग रही है एफ। अब आपने क्या किया, ये पहले एयर में पड़ा हुआ था, अब इन्होंने मीडियम चेंज कर दिया, कुछ लिक्विड डाल दिया। तो अब पूछ रहे हैं कि जब उन्होंने मीडियम चेंज कर दिया तो तब ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा। भाई जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है। इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम मतलब मीडियम कुछ भी डाल दो, ग्रेविटेशन फोर्स क्या रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होगी। तो मतलब क्या है, आपके पास आंसर क्या आता है, आंसर आपके पास क्या रहेगा, पहले भी एफ फोर्स थी, मीडियम चेंज होने के बाद भी फोर्स क्या रहेगी, एफ रहेगी। यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन बनता है दैट इज सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू कैन सी हियर, a mass m is split into two parts m and m minus m, which are then separated by a certain distance. What ratio of m upon m, ध्यान से देखिए ये वाली रेशो दे रखी है, स्मॉल m अपन कैपिटल m, मैक्सिमाइजेज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू पार्ट्स। और क्या दे रखा है इन्होंने, इंपॉर्टेंट चीज़, एक तो आपका क्या है m अपॉन m, और कब है, जब आपका क्या है, मैक्सिमाइजेज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इन दो चीज़ों के ध्यान रखिए, m अपॉन m निकालना है आपने, और मैक्सिमाइज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो मैक्सिमाइज द ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे डी एफ अपॉन जो डी एम है वो इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, तो अब हम फोर्स का फॉर्मूला लगा लेते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एम, और हम देख लेते हैं सॉल्व करके। लेट्स सॉल्व। हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू क्या आएगी, दैट इज जी, एक जो एम दे रखा है, दूसरा मास है हमारे पास ये वाला, अपॉन आर स्क्वायर। अब हमने डिस्कस किया मैक्सिमाइज ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो वो क्या हो गया हमारे पास, डी एफ अपॉन डी एम इज इक्वल टू क्या, ज़ीरो आएगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करके आप देख लीजिए, डिफ्रेंशिएट जब हम करेंगे, आप इसको ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए, जो m माइनस एम है हमारे पास, इसको जब आप पूरी तरीके से ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर माइनस जी एम स्क्वायर ऑन अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसको आपने क्या करना है, इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है, डी अपॉन डी एम करके डिफ्रेंशिएट करना है। अब आप क्या करिए, मेरी वीडियो को पॉज करिए, नोटबुक और पेंसिल आप नोटबुक और पेन रख के बैठा करिए जब मैं डिस्कस कर रही हूँ फिज़िक्स के क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स आते ही रहते हैं। तो मैं अगर कोई फॉर्मूला बताती हूँ वो आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करें तो आपको वो याद रहेगा, वो भूलेगी ही नहीं वो चीज़। ठीक है, तो आप क्या करें, अब आप मेरे वीडियो को पॉज करें और इसको आप डिफ्रेंशिएट करके सॉल्व करके देखिए आपके पास क्या आता है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताती हूँ, आप अपने आप सॉल्व करके देख लीजिएगा कि वो कैसे आएगा। ठीक है, ये सब सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आता है, दैट इज़ m इज इक्वल टू 2m। ठीक है, तो हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, तो वो आपके पास क्या आ गया, 1/2। तो 1/2 आपके पास आंसर कौन सा है, यहाँ पे आप नीचे देख लीजिए जो ऑप्शंस है वो आपके पास क्या है, ये जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपके पास क्या है, 1/2। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन,
द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर्स ऑफ द मास एंड द अर्थ इज डी। ओके, ठीक है। आपके पास क्या है, एक आपके पास मून है यहाँ पे आपके पास अर्थ है, उसकी हमने 20 सेंटर से लाइन ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारा कितना है, डी है, ठीक है। अब द मास ऑफ द अर्थ क्या है, 81 टाइम्स द मास ऑफ द मून है, ठीक है। मास ऑफ अर्थ कितना है, वो मून के 81 टाइम्स है। एक ये चीज़ हो गई। एट वट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशन फोर्स विल बी ज़ीरो। अब मान लीजिए हमारे पास सेंटर ऑफ अर्थ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बस सेंटर ऑफ अर्थ है। अब इन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या बोली है, दैट विल बी ज़ीरो। एक ये पॉइंट उठा लीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास जो ये वाला डिस्टेंस है ये क्या है, हमारे पास x है, ठीक है। ये पूरा डिस्टेंस हमने क्या लिया है, d है। तो ये बीच का बचा हुआ डिस्टेंस हमारे पास क्या है, ये यहाँ पास d माइनस एक्स है। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो विल बी ज़ीरो। ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी ज़ीरो का मतलब क्या है हमारे पास, मतलब कि यहाँ पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हैं। समझ में आया, यहाँ पे क्या लग रही हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हैं। तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हैं तभी तो आपस में कैंसिल कर रही हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, एक साइड एक फोर्स और दूसरी साइड दूसरी वाली फोर्स लगा देंगे। तो लिख देते हैं, हमारे पास क्या आ गया इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस के लिए, तो जी एम ई मास ऑफ अर्थ अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी एम एम मून का जो मास है अपॉन जो डिस्टेंस है क्या है, डी माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या दे रखा है, जो मास ऑफ द अर्थ है वो मून के 81 टाइम्स है, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास मून का जो मास है वो क्या है, मान लीजिए मून का मास अगर हमारे पास m है तो हमारे पास अर्थ का मास क्या हुआ, वो क्या हुआ 81 m, ठीक है। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ये जो अर्थ का जो मास है और हमारे पास मून का जो मास है, यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ डाल देते हैं। अब हमने क्या वैल्यूज़ देखी हैं, जो मून का मास है दैट इज़ क्या है, वो हमारे पास n, वो हमारे पास क्या है m है, और अर्थ का मास हमारे पास कितना है 81 m है। अब इनको आप आपस में सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कैंसिल आउट कीजिए। आप नोटबुक और पेन लेके बैठिए, उसको सॉल्व करके देखिए, मेरे वीडियो को पॉज करिए और वहाँ से आप x निकाल लीजिए। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताती हूँ कि x इसमें क्या आएगा। आपका जो x आएगा वो आएगा x इज इक्वल टू 9d/10। ये आप अपने आप इसको सॉल्व करके आंसर चेक करके देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्टार्स, वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 stars of mass m1 and m2 are parts of a binary system. The radii of their bodies are r1 and r2 respectively, measured from the cm यानी कि center of the mass of the system. The magnitude of the gravitational force m1 exert on m2 is, यहाँ पे आपको देखिए 4 फोर्सेस दे रखी है, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है कि 2 मासेस हैं m1 एंड m2 है, बाइनरी सिस्टम है, उनकी रेडियाई दे रखी है आपको r1 एंड r2, आपको फोर्स पूछी है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल इसमें फॉर्मूला है आपके पास। सिंपल फॉर्मूला क्या आएगा इसमें, फोर्स इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, जी एम, यहाँ पे m1 m2 है तो यहाँ पे m1 m2 अपॉन आर स्केयर। अब यहाँ पे क्या है, बाइनरी सिस्टम है, आपके पास 2 स्टार्स है, 2 स्टार्स का मास कितना हो गया, उनकी सॉरी जो डिस्टेंस है वो क्या, रेडियाई क्या है r1 प्लस r2 है। तो यहाँ पे डाल दीजिए जी m1 m2, r की जगह आपके पास क्या आ जाएगा r1 प्लस r2 का स्केयर, सिंपल फार्मूला, ठीक है। अब ये आपके पास कौन से वाला ऑप्शन है, ये आपके पास ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान से पढ़िएगा स्टेटमेंट को और देखिएगा करेक्ट कौन सी वाली है। मतलब इसमें 3 इनकरेक्ट होंगी, एक ही करेक्ट होगी। लेट्स चेक आउट। नहीं, वैसे ज़्यादा भी हो सकती हैं, सॉरी ऑप्शंस में दे रखा है। तो पहले पढ़ लेते हैं इसको। जो ग्रेविटेशनल फोर्स मे बी पॉजिटिव और रिपल्सिव, मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अदर पार्टिकल। थर्ड, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। तीनों को ध्यान से पढ़िए कि क्या ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव तो है, ये हम सबको पता है, क्या वो रिपल्सिव भी है? नहीं, ये रिपल्सिव आपके पास नहीं है। दूसरा, जो थर्ड वाला पॉइंट है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स वो क्या शॉर्ट रेंज फोर्स है? नहीं, ग्रेविटेशन की बहुत दूर तक रेंज होती है, बहुत दूर से बॉडीज़ को अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, रिपल्सिव नहीं है, सिर्फ अट्रैक्टिव है। दूसरा क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्स नहीं है, क्या हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स है। अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज द सेकंड। वो क्या है, जो ग्रेविटेशन फोर्स है बिटवीन द टू पार्टिकल्स इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अदर पार्टिकल। ये आपको याद होगा, अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि जो हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम होती है। इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम मतलब मीडियम में कुछ भी हो उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। तो चाहे कोई आसपास कोई मीडियम चेंज हो जाए या फिर पार्टिकल ही आसपास आ जाए, तब भी ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी कि आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ये सेकंड वाला आपके पास करेक्ट है। तो नीचे ABCD आपको दे रखे हैं, इसमें जो करेक्ट है दैट इज़ B, 2 ओनली। आपके पास सिर्फ सेकंड वाली स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If masses of the 2-point object is doubled and the distance between them is tripled, then the gravitational force of attraction between them will nearly क्या होगा, increase by 225%, decrease by 44%, decrease by 56% या फिर increase by 125%। सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे ओरिजिनल जो ग्रेविटेशनल फोर्स वो कितनी होगी वो आपको पता है, वो Gm1m2/r² होगी। ठीक है, अब चेंज कितना हुआ, चेंज करके कितनी हो गई है, तो यहाँ पे मास दे रखा है। मास क्या हो रहा है आपके पास, एक डबल हो रहा है, दूसरा ट्रिपल हो रहा है। ठीक है, और डिस्टेंस हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस सॉरी दोनों के दोनों मासेस डबल हो रहे हैं, लेकिन जो डिस्टेंस है वो ट्रिपल हो रहा है। जिसको ढंग से डिस्कस कर लेते हैं इसको। रुकिए, हमारे पास क्या है, एक मास है m1 और एक मास है m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। ठीक है ना, उसके बाद हमने क्या कर दिया, मास को चेंज कर दिया, दोनों मासेस को डबल कर दिया। ये है 2m1, ये हो गया 2m2, और जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया हमारे पास 3r। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज आपके पास क्या आता है, जो भी आपके पास चेंज हुआ है अपॉन जो भी आपके पास ओरिजिनल था इंटू 100। ठीक है, अब चेंज कितना होया तो हम क्या कर लेंगे, इसके लिए ग्रेविटेशन फोर्स निकाल लेंगे और इसके लिए ग्रेविटेशन फोर्स निकाल लेंगे। ठीक है, अब चेंज में हमारे पास क्या आएगा, चेंज में अच्छा नीचे पहले ओरिजिनल वाला देख सकते हैं। ओरिजिनल में हमारे पास क्या आएगा, ये वाला, यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स डालिए, यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स क्या हुई हमारे पास, यहाँ पे ये है हमारे पास F = Gm1m2/r²। ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिनल फोर्स है। अब बात करते हैं हमारे पास चेंज इन फोर्स की। चेंज इन फोर्स क्या आएगा आपके पास, ये जो दो फोर्सेस हैं इसको और इसको आपस में क्या करें, माइनस कर दीजिए, वो चेंज इन फोर्स आ जाएगी। ठीक है, इंटू 100 सॉल्व करके दिखा देते हैं कैसे आएगा। तो आप क्या करेंगे, ऊपर चेंज इन फोर्स लगाएंगे, तो चेंज इन फोर्स के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे G × m1 m2 कितना हो गया था, डबल हो गया था, 2m1 × 2m2/r², माइनस पहले कितना था Gm1m2/r²। ये क्या है, ऊपर चेंज इन फोर्स, नीचे क्या आएगा जो ओरिजिनल फोर्स है Gm1m2/r²। यहाँ पे जगह नहीं बची है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्रॉस 100 भी करेंगे, क्रॉस करके यहाँ पे आप 100 भी लिखेंगे। ठीक है,
अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए अपने आप अपने हाथ से। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताती हूँ। आपके पास आंसर आएगा -56%। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास सी ऑप्शन आ रहा है जहाँ पे 56% दे रखा है, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, साथ में माइनस भी आएगा। तो जो माइनस है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये क्या, डिक्रीजिंग बाय 56%। नेक्स्ट क्वेश्चन, that is a central particle atom is surrounded by a square array of other particles separated by either distance d or distance dl. 2. Along the perimeter of the sphere, the magnitude of the gravitation force on the center particle due to the other particle is. यहाँ पे आपको डायग्राम दिखा देते हैं, ये आपके पास डायग्राम है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, आंसर दे रखे हैं। तो इसके लिए आप कैसे निकालेंगे फोर्स, बहुत सिंपल आएगी, इसमें आप फोर्स निकाल लीजिए। फोर्स इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगी, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, डायग्राम देखिएगा, मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बताती हूँ। इज इक्वल टू आएगा Gm×3/d²। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3Gm/d², ये कैपिटल M आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आता है आंसर, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो हेयर। प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, और लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।